हूँ आपका हमारे जेवीएन से अभी मेड सिंपल के इस चैनल में इस लाइव सेशन में। दोस्तों, ये हमारा INIFS का डे 5 का लाइव सेशन है। इससे पहले दोस्तों हम लोगों ने 4 लाइव सेशन लिए थे, जिसमें हम लोगों ने चारों यूनिट के MCQs को डिस्कशन किया है INIFS का। आज का शीर्षक है दोस्तों, आज हम लोग यूनिट 5 के MCQs को डिस्कस करेंगे। टॉपिक है इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो फ्रेंड्स, आपने यदि इससे पहले के 4 वीडियोस को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज़ आप उसे जाकर देखें। और MCQs को दोस्तों मैं आपको एक एक ऑप्शन को समझा रहा हूँ, सो यू कैन टेक हेल्प ऑफ दिस MCQs। आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आपको एलिमिनेशन मेथड को यूज करना है, ताकि आप इस तरह के थ्योरेटिकल क्वेश्चन में MCQs का प्रॉपरली यूज कर पाए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंफ्रास्ट्रक्चर का। इसका मैं आपको इंपॉर्टेंस बताऊं तो अभी का जो हमारा मई का परीक्षा हुआ था INIFS का, उसमें दोस्तों बहुत सारे सवाल इंफ्रास्ट्रक्चर से पूछे गए थे, जैसे कि पर्वतमाला योजना और भी दोस्तों बहुत सारा योजना से रिगार्डिंग सवाल आया था। तो फ्रेंड्स, एक एक बातों को ध्यान से समझिएगा, कैसे हम लोग एलिमिनेशन मेथड को यूज करते हैं वो समझिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग अपने वीडियो लेसन को। शुरुआत करने से पहले दोस्तों आपके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। जितने भी कोर्सेज़ के प्राइजेस हैं हमारे JVN CIB मेड सिंपल के ऐप पे, फ्रेंड्स इसका प्राइस जो है अगले दिन बढ़ने वाला है। तो आज आपको 20% का ऑफर दिया जा रहा है। टुडे 20% ऑफ इज़ प्रोवाइडेड इन आवर ऐप। आज आप 20% किसी भी कोर्स पे एनरोल कीजिए, 20% का आपको ऑफर मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये ऑफर आज के मिडनाइट तक ही अवेलेबल है। जरूर इस 20% ऑफ ऑफर को यूज करें। आपको सिंपली क्या करना है, JVN CIB मेड सिंपल ऐप को इंस्टॉल करना है, जिसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन सेक्शन में देता हूँ। उसमें दोस्तों स्टोर सेक्शन पे जाना है और दोस्तों एक कूपन कोड अप्लाई करना है। कूपन कोड अपने आप अप्लाई होगा, जो कि वीकेंड 20 है। जितने भी यूजर्स हैं जो लोग आज बाय करेंगे उनको 20% डिस्काउंट दिया जाएगा। ये ऑफर केवल आज के लिए वैलिड है, तो जरूर इस ऑफर का लाभ उठाएं। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज अपने पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें पूछा जा रहा है दोस्तों कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022 है, ये 4 पिलर पे बिल्ट है। वो 4 पिलर में से कौन सा पिलर सही है? देखिए, सबसे पहला मैं आपको बताऊं, सबसे पहला इसका आंसर है एसेसिबिलिटी। तो ये एसेसिबिलिटी का मतलब ये होता है दोस्तों कि जितने भी चिल्ड्रंस हैं, चाहे उनका बैकग्राउंड कुछ भी हो, तो उनके पास इक्वल एक्सेस हो। दे शुड हैव इक्वल एक्सेस। दूसरा है दोस्तों इक्विटी। इक्विटी का मतलब जितने भी चिल्ड्रन हैं उनके पास अपॉर्चुनिटी हो सक्सीड करने का। सो दे शुड हैव द अपॉर्चुनिटी टू सक्सीड। सो इक्विटी का मतलब होता है अपॉर्चुनिटी टू सक्सेस, चाहे उनका बैकग्राउंड कुछ भी हो। क्वालिटी का मतलब क्या होता है? क्वालिटी का मतलब कि जितने भी चिल्ड्रन हैं उनके पास हाई क्वालिटी एजुकेशन हो। क्या हो दोस्तों? दे शुड हैव हाई क्वालिटी एजुकेशन। एंड लास्ट इज अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब ये होता है कि जितने भी स्टेक होल्डर हैं एजुकेशन सिस्टम में, उन्हें अकाउंटेबल रखा जाएगा, ये इंश्योर करने के लिए कि जितने भी चिल्ड्रन हैं उनके पास हाई क्वालिटी एजुकेशन का एक्सेस हो। दे शुड हैव हाई क्वालिटी एजुकेशन। सो दीज आर 3 मेन पिलर: एक्सेसिबिलिटी, इक्विटी, क्वालिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। बाकी सभी ऑप्शन इनकरेक्ट है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में क्या दिक्कत है कि ऑप्शन नंबर बी में जो एडेप्टेबिलिटी लिख दिया है ना, तो एडेप्टेबिलिटी इज़ नॉट अ सेपरेट पिलर, राइट। तो एक्सेसिबिलिटी का मतलब ये होता है कि जितने भी चिल्ड्रन हैं उनके पास क्वालिटी एजुकेशन हो, चाहे उनका बैकग्राउंड कुछ भी हो। इक्विटी का मतलब ये इंश्योर करना कि जितने भी चिल्ड्रन हैं उनके पास अपॉर्चुनिटी हो सक्सीड करने का, चाहे उनका बैकग्राउंड कुछ भी हो। क्वालिटी मतलब कि आप सभी चिल्ड्रन को हाई क्वालिटी एजुकेशन मिले, जिससे वो अपने लाइफ में सक्सीड हो सकें। और अकाउंटेबिलिटी का मतलब ये इंश्योर करना कि जितने भी स्टेक होल्डर है एजुकेशन में, उन्हें अकाउंटेबल रखा जाए, ये इंश्योर करने के लिए कि प्रत्येक चिल्ड्रन के पास हाई क्वालिटी एजुकेशन का एक्सेस हो। ये 4 पिलर्स हैं NEP 2022 के, राइट। और ये एसेंशियल है ये इंश्योर करने के लिए कि प्रत्येक चिल्ड्रन के पास अपॉर्चुनिटी है कि वो क्वालिटी एजुकेशन रिसीव करें। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा है कि 5 बेसिक एरियाज कौन कौन से हैं हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के। चलिए, तो आपके सामने ऑप्शन है: स्किल्ड लेबर, इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, पब्लिक हेल्थ एजेंसी, रिसोर्सेज, रिसर्च, इनएडिक्वेट फाइनेंशियल रिसोर्स, अनस्किल्ड लेबर। सो फ्रेंड्स, ऑल दिस क्वेश्चन आर फ्रेम्ड फ्रॉम योर मैक्मिलन बुक। सो ऑप्शन को जरा देखते हैं: ABCDNF, BCDENG, CDEFNG, ABCDNE। बताइए क्या सही जवाब है? सो प्लीज़ pause this and tell the answer. So let me tell you the answer. The correct answer is ABCDNE. मैं आपको सही जवाब बताता हूँ दोस्तों। सही जवाब है AB। ऑप्शन में बता रहा हूँ कौन कौन सा ऑप्शन सही है। तो पहले A है, उसके बाद BCDND, ये ऑप्शन करेक्ट है। अब क्यों करेक्ट है बताता हूँ। सबसे पहला है दोस्तों स्किल्ड लेबर। तो स्किल्ड लेबर ज़रूरी है ताकि आप क्वालिटी हेल्थ केयर प्रोवाइड कर सकें, राइट। सो हेल्थ केयर, फॉर क्वालिटी हेल्थ केयर स्किल्ड लेबर इन एसेंशियल। इसके अंदर डॉक्टर्स, नर्सेज, फार्मासिस्ट्स और दूसरे हेल्थ केयर प्रोफेशनल आते हैं। दूसरा है दोस्तों इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये भी ज़रूरी है ताकि आप हेल्थ केयर सर्विस को मैनेज कर सकें,
राइट। तो जो भी हमारे हेल्थ केयर सर्विस हैं उन्हें मैनेज करने के लिए, उन्हें डिलीवर करने के लिए यू नीड टू हैव इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम। इससे दोस्तों आप पेशेंट के रिकॉर्ड, ऑर्डर और मेडिकेशन, कम्युनिकेशन को ट्रैक कर सकेंगे। तीसरा है दोस्तों हमारा पब्लिक हेल्थ एजेंसी। ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रमोट करने के लिए। क्या प्रमोट करते हैं दोस्तों? ये प्रमोट करते हैं हेल्थ को और ये डिजीज़ को प्रिवेंट करते हैं, राइट। तो ये हमारे पब्लिक हेल्थ एजेंसीज होते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिसोर्सेज भी ज़रूरी है हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड करने के लिए। और दोस्तों रिसर्च जो है बहुत ज़रूरी है हेल्थ केयर को इम्प्रूव करने के लिए। तो आप बाकी जो ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पे आपको, इनएडिक्वेट फाइनेंशियल रिसोर्स, दिस इज़ रॉन्ग, ठीक है। इनएडिक्वेट फाइनेंशियल रिसोर्स एक बैरियर है, दिस इज़ अ बैरियर टू द हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट। और जो लास्ट ऑप्शन कर रहा है कि अनस्किल्ड लेबर, ये भी एक प्रॉब्लम है, ठीक है। तो अनस्किल्ड लेबर इज़ ऑल्सो अ प्रॉब्लम इन हेल्थ केयर सिस्टम, लेकिन ये एक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का एसेंशियल कंपोनेंट नहीं है। तो होपफुली आपको समझ में आ गया दोस्तों क्यों ABCDE करेक्ट है। स्किल्ड लेबर जरूरी है दोस्तों क्वालिटी हेल्थ केयर के लिए, इसके अंदर डॉक्टर, नर्सेज, फार्मासिस्ट आते हैं। इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम जरूरी है ताकि आप डिलीवर कर सकें और मैनेज कर सकें हेल्थ केयर सर्विसेज को। इससे आप पेशेंट का रिकॉर्ड, ऑर्डर, मेडिकेशन, कम्युनिकेशन विथ हेल्थ केयर प्रोवाइडर, इसको ट्रैक कर पाएंगे। पब्लिक हेल्थ एजेंसी जरूरी है ताकि हेल्थ और को प्रमोट करने के लिए और डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए। ये एजेंसी इंप्रूव करती हैं सैनिटेशन को, क्लीन वाटर प्रोवाइड करती हैं, पब्लिक को एजुकेट करती हैं हेल्थ रिस्क के बारे में। रिसोर्सेज बहुत ज़रूरी हैं, इसके अंदर फाइनेंशियल रिसोर्स, इक्विपमेंट, सप्लाईज, ये सभी आते हैं। और रिसर्च बहुत ज़रूरी है हेल्थ केयर को इम्प्रूविंग के लिए, जैसे नया ट्रीटमेंट का रिसर्च करना, प्रिवेंट करना, डायग्नोस्टिक टूल, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो समझ में आ गया दोस्तों 5 बेसिक एरिया कौन कौन से हैं? वेरी गुड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम के बारे में। तो देखते हैं जरा ऑप्शन को। फ्रेंड्स पहला ऑप्शन कह रहा है कि प्राइमरी गोल इज़ टू स्टेबलाइज द पॉपुलेशन एंड ऑफर हाई क्वालिटी हेल्थ सर्विस। देखिए जो फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम है इसको लॉन्च किया गया था 1995 में। थोड़ा बैकग्राउंड बता दूं, 1952 में लॉन्च किया गया था। इसका प्राइमरी गोल था कि पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को कम करना। मेन एम क्या था कि जो हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है इसे कम करना, राइट। सो दोस्तों लेकिन जो पॉपुलेशन था ये प्रोग्राम सक्सेसफुल हुआ हाई क्वालिटी हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करने में, जैसे कि मैटरनल एंड चाइल्ड केयर हेल्थ टू मिलियन पीपल। नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है कि एक्सेप्टेंस ऑफ फैमिली वेलफेयर सर्विस इज नॉट वॉलेंटरली। बताइए सही जवाब, सही है ऑप्शन क्या? यानी कह रहा है कि जो हमारा फैमिली वेलफेयर सर्विस का जो एक्सेप्टेंस है वो वॉलेंटरी नहीं है। सो फ्रेंड्स आई थिंक यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ वॉलेंट्री। वॉलेंट्री का मतलब होता है कि स्वेच्छा से, राइट। तो ये जो फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम जो है ये बेस्ड है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ वॉलेंटरिज्म। प्लीज रिमेंबर दिस इज द इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल। सो वॉलंटरिज्म प्रिंसिपल पे बेस्ड है। इसका मतलब कि जो लोग हैं वो फ्री हैं, अब या तो फैमिली वेलफेयर प्लानिंग सर्विस को एक्सेप्ट करें या ना करें। नेक्स्ट है दोस्तों, इट प्रोवाइड इंटीग्रेटेड मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ एंड फैमिली प्लानिंग सर्विसेज। तो जो फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम है ये इंटीग्रेटेड MCH, शॉर्ट में से MCH कहा जाता है, इंटीग्रेटेड MCH और फैमिली प्लानिंग सर्विस प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो कहने का मतलब कि ये जो ऑप्शंस हैं आपको यहाँ पे जो सही जवाब है ऑप्शन ए, ठीक है, आर नॉट ट्रू स्टेटमेंट ऑफ द फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। सो ऑप्शन ए कह रहा है कि प्राइमरी गोल, ये स्टेटमेंट सही है आपका। प्राइमरी गोल है कि आप स्टेबलाइज करें पॉपुलेशन को, राइट। उसके बाद ऑप्शन बी गलत है कि यहाँ लिखा है कि नॉट वॉलेंटरी, ये वॉलेंटरी है, ऑप्शन बी गलत है। ऑप्शन सी कह रहा है कि इज इंटीग्रेटेड MCH, ये भी सही है। तो यहाँ पे सही जवाब है दोस्तों ए और सी ऑप्शन सही है। जरा देखते हैं किस में है, 1 ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। समझ में आ गया? देखिए प्राइमरी गोल ये था कि हम पॉपुलेशन को स्टेबलाइज करें, ठीक है, और दोस्तों उसके बाद पॉपुलेशन रिड्यूस करें, हाई क्वालिटी हेल्थ केयर प्रोवाइड करें। तो ये सब इसका प्राइमरी गोल था। चलिए समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा जा रहा है कि जो हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022, इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। देखिए सबसे पहला है कि इट रिप्लेस द 34-year-old नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। तो जो NEP 2022, इसको शॉर्ट में हम लोग NEP कहते हैं, NEP 2022 था, इसको अप्रूव किया गया यूनियन कैबिनेट के द्वारा। कब? 2020 में अप्रूव किया गया। और ये इफेक्ट में कब आया? 2023 में इफेक्ट में आया, ठीक है। और दोस्तों इसने रिप्लेस किया NEP 1986 को, NEP 1986 को इसने रिप्लेस किया, जो कि 30 साल के लिए था, राइट। तो ये तो स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट ऑप्शन कर रहा है कि द न्यू NEP इज बिल्ट ऑन 5 पिलर: मोरालिटी, एक्सेसिबिलिटी, इक्विटी, क्वालिटी एंड अकाउंटेबिलिटी।
है। और 5 पिलर क्या क्या है? मोरालिटी है, फिर हमारा एक्सेसिबिलिटी है, इक्विटी है, क्वालिटी है और अकाउंटेबिलिटी है। तो ये जो पिलर्स हैं ये एसेंशियल है इंश्योर करने के लिए कि जितने भी चिल्ड्रंस हैं भारत में उनके पास अपॉर्चुनिटी हो कि उन्हें क्वालिटी एजुकेशन मिले। फिर कह रहा है दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट में कि जो हमारा ओल्ड 10+2 स्ट्रक्चर है, राइट, तो जो NEP 2022 प्रपोज करता है कि एक नया एजुकेशन सिस्टम बेस्ड होगा किस फ्रेमवर्क पे? 5+3+3+4 फ्रेमवर्क। ठीक है, इसका मतलब कि चिल्ड्रन के पास 12 साल होगा स्कूलिंग का। मैं इसका मतलब समझाता हूँ। 12 साल होगा स्कूलिंग का, 3 साल होगा आंगनवाड़ी या प्री स्कूल का, और 5 साल होगा प्राइमरी स्कूल का। ठीक है, 5 ईयर क्या होगा दोस्तों? प्राइमरी स्कूलिंग होगा, और 3 ईयर होगा मिडिल स्कूल, और लास्ट में 4 ईयर होगा हमारा। ये जो 4 है, ये 4 का मतलब है इट 4 में सेकेंडरी स्कूल। ओके, तो यही पॉइंट है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपसे NEP का मतलब समझ में आया कि NEP को अप्रूव किया गया यूनियन कैबिनेट के द्वारा जुलाई 2020 में, और ये इफेक्ट में आया 2023 में। और दोस्तों इसने रिप्लेस किया 1986 का जो हमारा ओल्ड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसे। जो नया NEP है वो 5 पिलर पे बेस्ड है। मैंने 5 पिलर का मीनिंग आपको पहले क्वेश्चन में समझाया था। और दोस्तों ये प्रपोज करता है कि एक नया एजुकेशन सिस्टम होगा जो कि बेस्ड होगा 5+3+3+4 फ्रेमवर्क पे। मैंने मतलब भी समझाया कि चिल्ड्रन के पास 12 साल होगा स्कूलिंग का, और उसके बाद दोस्तों 3 ईयर ऑफ आंगनवाड़ी और प्री स्कूल, 5 ईयर ऑफ प्राइमरी स्कूल, 3 ईयर ऑफ मिडिल स्कूल एंड 4 ईयर ऑफ सेकेंडरी स्कूल। ठीक है, ये एक सिग्निफिकेंट रिफॉर्म है एजुकेशन सिस्टम का भारत में। इसका एम है कि हम एजुकेशन को एज एक्सेसिबल बनाएं, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करें, इक्विटेबल बनाएं। दिस इज द मेन एम। आइए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है कि ESG has gained foothold among stakeholder and considered a modern dimension of corporate social responsibility। देखिए ESG का फुल फॉर्म याद रखिएगा, इन्वायरमेंटल। मैं यहाँ बता देता हूँ, ESG का फुल फॉर्म है इन्वायरमेंटल, और S से होता है दोस्तों आपका, S से सोशल, S से होता है सोशल, और G से होता है हमारा गवर्नेंस। ठीक है, तो ये इन्वायरमेंटल फैक्टर यानी कि इन्वायरमेंटल सोशल गवर्नेंस, ये जो इन्वायरमेंटल फैक्टर है ये कंसीडर करता है कि कैसे कंपनी अपने इन्वायरमेंट को सेफगार्ड करेगी। हाउ अ कंपनी विल सेफगार्ड इट इन्वायरमेंट। इसके अंदर कॉर्पोरेट पॉलिसी आएगा, क्लाइमेट चेंज आएगा। सोशल फैक्टर एग्जामिन करेगा, व्हाट इज सोशल, ये एग्जामिन करेगा दोस्तों कि कैसे ये रिलेशनशिप मैनेज करेगी एम्प्लॉय के साथ। हाउ इट विल मैनेज रिलेशनशिप विथ एम्प्लॉय, सप्लायर, कस्टमर, कंज्यूमर एंड कम्युनिकेट। और गवर्नेंस का मीनिंग क्या होता है? गवर्नेंस का मतलब होता है कि कंपनी का लीडरशिप। तो गवर्नेंस मीन्स कंपनी लीडरशिप एंड एग्जीक्यूटिव पे ऑडिट, इंटरनल कंट्रोल। तो ESG इन्वेस्टिंग एक ग्रोइंग ट्रेंड है क्योंकि इन्वेस्टर जो है अवेयर होते हैं इन सभी फैक्टर्स के बारे में। तो E का मतलब याद रखिएगा इन्वायरमेंट होता है। इसका मतलब ये होता है कि एक कंपनी का कितना इम्पैक्ट है इन्वायरमेंट पे, जैसे ग्रीन हाउस गैस इमिशन कितना है, वाटर यूजेज कितना है, वेस्टेज कितना है। ठीक है, ये होता है हमारा इन्वायरमेंट। S होता है सोशल, इसका मतलब होता है कि एक कंपनी का इम्पैक्ट कितना है अपने एम्प्लॉय पे, कंपनी का क्या इम्पैक्ट है अपने एम्प्लॉय पे, ठीक है, और कस्टमर पे या जिस कम्युनिटी में ये ऑपरेट हो रहा है। और G का मतलब होता है गवर्नेंस, जिस तरह से कंपनी को मैनेज किया जा रहा है। इसके अंदर एग्जीक्यूटिव, कॉम्पेंसेशन, बोर्ड डाइवर्सिटी, ये सभी आते हैं। तो ESG इन्वेस्टिंग एक तरीका है कंपनी में इन्वेस्ट करने का जो कि एक पॉजिटिव इम्पैक्ट बना रहा है वर्ल्ड पे। दूसरे ऑप्शन गलत है, इकोनॉमिक सर्वे एंड गैप, दिस इज रॉन्ग। समझ में आया दोस्तों ESG का मतलब? मैं आपको ESG का मीनिंग भी समझा दिया कि इन्वायरमेंटल क्या होता है, S क्या होता है, G क्या होता है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इनमें से कौन सा हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है? बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए मैं आपको समझाता हूँ। देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि हेल्थ केयर, हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब कि फिजिकल स्ट्रक्चर। हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है दोस्तों कि फिजिकल स्ट्रक्चर। तो फिजिकल स्ट्रक्चर जो कि ज़रूरी है सोसाइटी के फंक्शनिंग के लिए। इसके अंदर क्या आएगा? रोड्स आएगा, इसके अंदर क्या आएंगे? ब्रिजेज आएंगे, और क्या आएंगे दोस्तों? इसके अंदर पोर्ट्स आएंगे, उसके बाद एयरपोर्ट्स आएंगे। ये सभी आते हैं हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर में। ठीक है, तो हेल्थ केयर जो है हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि हेल्थ केयर एक तरह का सर्विस है दोस्तों जो कि नेशनल, जो कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, रोड जो है, रोड क्या है? फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, राइट, जिसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ किया जाता है। ब्रिजेस भी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ किया जाता है। पोर्ट आपको पता ही है, पोर्ट भी फिजिकल स्ट्रक्चर है जहाँ पे शिप जो है डॉक करते हैं और कार्गो को अनलोड करते हैं। एयरपोर्ट दोस्तों फिजिकल स्ट्रक्चर है जहाँ पे एयरप्लेन लैंड कर सकते हैं और टेक ऑफ कर सकते हैं।
तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। मैं आपको एक ऑप्शन को समझा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कौन सा नहीं है। देखिए सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, पहले ये समझिए। सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब कि एक ऐसा इंस्टीट्यूशन, एक ऐसा सिस्टम जो कि ज़रूरी है सोसाइटी के फंक्शनिंग के लिए, राइट, दैट इज़ कॉल्ड सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो बेसिकली सोसाइटी के फंक्शनिंग के लिए जो ज़रूरी चीज़ है उसे हम लोग सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। तो जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ केयर, पब्लिक सेफ्टी, तो ये सब हमारे सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर होते हैं। तो यहाँ पे जो की पॉइंट है वो आप समझिए कि हमारा जो हाँ, इसके अंदर एजुकेशन, हेल्थ केयर, पब्लिक सेफ्टी, ये जो रोडवेज यहाँ लिखा हुआ है, दिस रोडवेज, दिस इज़ अ फिजिकल स्ट्रक्चर, ठीक है, इसीलिए सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं माना जाता है। बाकी ऑप्शन जो है करेक्ट नहीं है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, पहला ऑप्शन क्या लिखा है, पार्क। देखिए पार्क जो है ओपन स्पेस होता है, राइट, जो कि प्रोवाइड करता है लोगों को रिलैक्स के लिए, प्ले करने के लिए और एक्सरसाइज करने के लिए। ये ज़रूरी है इन्वायरमेंट के लिए, जिससे आपका हवा और पानी शुद्ध रहेगा। फिर पब्लिक पूल क्या होता है, पब्लिक पूल दोस्तों एक जगह होता है जहाँ पे लोग स्विम कर सकें, जहाँ पे लोग एक्सरसाइज कर सकें, जहाँ पे कूल ऑफ ठंडा महसूस करें। तो ये भी ज़रूरी है हेल्थ के लिए, कम्युनिटीज़ के हेल्थ के लिए, क्योंकि इस तरह से लोग एक्टिव रह सकेंगे, हेल्दी रह सकेंगे। लाइब्रेरी एक जगह है जहाँ पे लोग जो है बुक खरीद सकते हैं, मैगजीन खरीद सकते हैं, दूसरा मटेरियल खरीद सकते हैं, और ये ज़रूरी है एजुकेशन के लिए। लेकिन जो रोडवेज है वो फिजिकल स्ट्रक्चर है जो कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज किया जाता है। इससे लोग जो है और गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो सोसाइटी के फंक्शनिंग के लिए तो ज़रूरी है ये चीज़, राइट। लेकिन दोस्तों ये सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं माना जाता है क्योंकि ये इंस्टीट्यूशन या सिस्टम नहीं है, राइट। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव इज़ विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पिलर ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अभी मैंने आपको पहले बताया था, इसके बारे में डिस्कशन किया था हमने कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इनमें से कौन सा नहीं है, ये सवाल है, राइट। नॉट द पिलर ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, दिस इज द क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स जरा ऑप्शन को देखते हैं। एक्सेसिबिलिटी, इक्विटी, फिर क्वांटिटी और लास्ट में क्या है दोस्तों, अकाउंटेबिलिटी। बताइए क्या सही जवाब है, प्लीज़ टेल इन द कमेंट सेक्शन। देखिए क्वांटिटी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 4 पिलर पे बेस्ड है, मैं आपको बता दूं। पहला तो एक्सेसिबिलिटी है, दूसरा आपका इक्विटी है, तीसरा आपका दोस्तों क्वालिटी है, राइट। तीसरा क्या है दोस्तों, क्वालिटी है, यहाँ पे क्वांटिटी इन्होंने लिख दिया है, राइट। तीसरा क्या है, क्वालिटी, ओके। एंड फोर्थ इज अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। एक्सेसिबिलिटी मैंने बताया था कि सभी चिल्ड्रन, चाहे उनका बैकग्राउंड कुछ भी हो, उनके पास एक्सेस हो क्वालिटी एजुकेशन का। इक्विटी का मतलब प्रत्येक चिल्ड्रन के पास अपॉर्चुनिटी हो कि वो सक्सीड करें, चाहे उनका बैकग्राउंड कुछ भी हो। क्वालिटी का मतलब प्रत्येक चिल्ड्रन के पास एक हाई क्वालिटी एजुकेशन मिले। अकाउंटेबिलिटी का मतलब जो हमारे शेयर होल्डर हैं एजुकेशन सिस्टम में, जो हमारे शेयर होल्डर हैं दोस्तों एजुकेशन सिस्टम में, वो अकाउंटेबल हो इंश्योर करने के लिए कि प्रत्येक चिल्ड्रन के पास एक्सेस हो हाई क्वालिटी एजुकेशन का। चलिए आगे देखते हैं, लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 9, लेट्स सी। क्वेश्चन नंबर 9 है कि हमारा कोर और फंडामेंटल गोल क्या है फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम का भारत में। तो आपको बताना है कि हमारा जो फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम है भारत में, इसका कोर और फंडामेंटल गोल क्या है। तो दोस्तों जरा ऑप्शन को देखते हैं। पॉपुलेशन मैनेजमेंट, राइट। तो बेसिकली पॉपुलेशन मैनेजमेंट इसका सही जवाब है। पॉपुलेशन मैनेजमेंट जो है हमारा कोर और फंडामेंटल गोल है फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम का। तो देखिए होता क्या है कि जो फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम है ये लॉन्च किया गया 1952 में, राइट। इसका प्राइमरी गोल था कि हम पॉपुलेशन के ग्रोथ रेट को, पॉपुलेशन का जो हमारा ग्रोथ रेट है इसे कम करें। सो इसको कम करने का इसका मेन पर्पस था। लेकिन दोस्तों ये सक्सेसफुल हुआ कि हम हाई क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड करने में। लेकिन जो दूसरे ऑप्शन है हायर लिटरेसी, क्वालिटी फूड, पॉपुलेशन मैनेजमेंट, ये हमारे बेटर एजुकेशन, ठीक है, ये सभी कोर गोल नहीं है। बेटर एजुकेशन गोल है फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम का, लेकिन कोर फंडामेंटल गोल नहीं है, ठीक है। ऑप्शन भी कर रहा है हाई लिटरेसी, ये भी गोल है, ठीक है, लेकिन कोर फंडामेंटल गोल नहीं है। क्वालिटी फूड भी गोल है, राइट। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलिए आगे देखते हैं। 1952 में कौन से पहले कंट्री थे भारत वर्ल्ड में ताकि जो कि नेशनल प्रोग्राम फॉर फैमिली प्लानिंग को अडॉप्ट किए थे, बताइए विच वाज द फर्स्ट कंट्री। सो द करेक्ट आंसर इज, सो दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इंडिया, राइट। मैंने आपको बताया है फ्रेंड्स, मैं आपको रिटरेट करूँ, लेट मी रिटरेट दिस पॉइंट दैट यू कैन यूज़ दिस कूपन कोड weekend20। आप इस कूपन कोड weekend20 को हेल्प ले सकते हैं और आप 20% का डिस्काउंट इंस्टेंटली अवेल कर सकते हैं किसी भी JIV के कोर्स के लिए। ये सब हमारे कोर्सेज हैं, जैसे कि बाइलिंगुअल कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है जिसमें PDF, वीडियोज़, मॉक टेस्ट, डेली क्विजेज सारे कुछ अवेलेबल हैं।
PDF कोर्स हैं जिसमें आपको थ्योरी PDF, MCQs PDF मिलेंगे। 3000 प्लस MCQs PDF अवेलेबल हैं, MCQs अवेलेबल हैं दोस्तों। और भी एक मॉक टेस्ट प्लान है जिसमें दोस्तों आपको डेली क्विजेस, यूनिट वाइज मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, इसका आप हेल्प ले सकते हैं। ये सारा चीज़ आपको अपना हमारे ऐप के जो स्टोर टैब है उसमें मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, यदि आप JIV 2000 के पावर कैपेसिटी में ऑप्शन ए सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। सो फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर फोर्थ, दैट इंडिया का जो पोजीशन है रिन्यूएबल एनर्जी पावर कैपेसिटी में वो फोर्थ पोजीशन है। नाउ पूछा जा रहा है कि ग्लोबली आज भारत जो है विंड पावर में कहाँ स्टैंड कर रहा है। ठीक है, दीज आर सम फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, आपको बस फैक्ट याद रखना है। थर्ड पे स्टैंड कर रहा है या फोर्थ पे या फिफ्थ पे या सिक्स्थ पे। सही जवाब है दोस्तों इसका फोर्थ पे स्टैंड कर रहा है। भारत आज के समय में फोर्थ नंबर पे है इन विंड पावर। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि फिर शायद वही क्वेश्चन है। विंड पावर मैंने आपको बताया, विंड पावर में दोस्तों फोर्थ पोजीशन है भारत का। सोलर पावर में क्या पोजीशन है बताइए। तो सोलर पावर में दोस्तों फिफ्थ पोजीशन है। देखिए अभी तक हमने 3 देखा। रिन्यूएबल एनर्जी में कितना है, रिन्यूएबल एनर्जी में दोस्तों हमारा फोर्थ है, विंड पावर में भी फोर्थ है, और सोलर पावर में हमारा फिफ्थ पोजीशन है। और ये जो देखिए ये सभी डाटा आपके बुक से दिए गए, हो सकता है कि ये फ्लक्चुएट करे टाइम टू टाइम। ठीक है, तो FDI कैप जो है टेलीकॉम सेक्टर में ये क्या हुआ है, डिक्रीज़ कर दिया गया है कितना तक, 50% तक डिक्रीज़ कर दिया गया है, 25% तक बढ़ा दिया गया है, 91% तक बढ़ा दिया गया है, 100% तक। दोस्तों जो हमारा FDI कैप है टेलीकॉम सेक्टर में, इसे बढ़ाकर 100% किया गया है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो हमारा टेलीकम्युनिकेशन का डिपार्टमेंट है, इसने कौन सा वेब पोर्टल लॉन्च किया जिसमें इंफॉर्मेशन का शेयर मोबाइल टावर पे और EMF इमिशन कॉम्प्लाइंस पे पॉसिबल है। तरंग उपचार, तरंग संचार, तरंग व्यापार, तरंग विचार। तो सही जवाब है दोस्तों इसका तरंग संचार। तो तरंग संचार बेसिकली एक वेब पोर्टल है जो कि टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है, जो कि इन्फॉर्मेशन को शेयर करता है मोबाइल टावर पे और EMF इमिशन कॉम्प्लाइंस पे। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का लेसन। होपफुली आपने इस लेसन को एंजॉय किया होगा। यदि आपको JIV और CIV से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, प्लीज़ मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जो कि मैं डेली बेसिस पे आपको इस तरह के कोई लाइव सेशन प्रोवाइड करवा रहा हूँ, ताकि आपको इसका इंस्टेंट अपडेट मिल जाए। और फ्रेंड्स और भी लोगों के साथ शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।